नवंबर सीरीज का आज है आखिरी दिन और सीरीज में पूरे महीने रहा भरपूर एक्शन और वैसा ही होगा आज भी। ग्लोबल संकेत मिले जुले, बाजारों का एक्शन दोनों तरफ। तो आइए आज शुरुआत के बाद किस तरह का रहेगा ट्रेड और कहां होगी एक्सपायरी, रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिल्वी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए तैयार हैं अनिल जी। एक्सपायरी भी है और ढेरों बातें भी आपसे करनी है, क्यूज भी काफी आ रहे हैं। बताएं सर, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से? ग्लोबल मार्केट से जिस तरह से आप देखना चाहें ट्रिगर जी अच्छे, आपको अच्छा समझना अच्छा समझिए, खराब समझना खराब समझिए, जैसा आपके मन पर है। फ्लैट एकदम बंद हुआ है, लेकिन दिन की ऊंचाइयों पर रिकवरी बहुत बेहतरीन दिखी है। तो आप सिर्फ अगर ये देखेंगे कि बंद कहाँ हुआ है तो आपको लगेगा कुछ किया नहीं है, बाजार बंद है। नवंबर वायदा सीरीज की आज एक्सपायरी है। हमने कल पोल करवाया था दोपहर 12 बजे, उसे हमने रद्द कर दिया जी। तो ये बाजार की खासियत है जिसको मैं थोड़ा आगे विस्तार से बात करूंगा। डिजिटल बैंक्स पर डिस्कशन पेपर जारी किया नीति आयोग ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। भले इसे ट्रिगर्स के तौर पर न देखें, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ ही जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई दिखी, जिसकी वजह से हमने IRCTC को स्टॉक ऑफ द डे भी दिया था। प्रीमियम ट्रेंड्स में खान पान सेवा शुरू हो रही है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, गर्मा गर्म खाना मिलेगा। बढ़िया है सर। तो चलिए, ट्रेल जल्दी ही प्रीमियम ट्रेन्स में खान पान शुरू हो जाएगा। सर, ढेरों चीज़ों पर बात करनी है, बट एक जो चिंता की बात हम देख रहे हैं पिछले एटलीस्ट 4 सेशन से आ रही है। वैसे तो इस महीने 1.5 महीने से रही है, बट पिछले 4 सेशन का अगर आप FI सेलिंग का डेटा देखें सर, रोज बढ़ते हुए आ रहा है और हर रोज हम देख रहे हैं हायर लेवल्स पर आ रहे हैं। कल तो सर 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर क्या रहे हैं ये? जब समझ के बाहर है कि इतनी ज़्यादा बिकवाली और लगातार बिकवाली बहुत लंबे समय से नहीं देखी है। 2 चीज़ें हो सकती, एक उनका व्यू मार्केट्स पर खराब हो जी, और अगर मार्केट्स पर खराब है तो सिर्फ इंडियन मार्केट्स पर क्यों? बिल्कुल, अगर ये बिकवाली है तो फिर सभी जगह होनी चाहिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे बाजारों में नहीं है, बाकी एमर्जिंग मार्केट्स में भी है। कल हमने जिस तरह से डेटा देखे कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बेचे, जितने एमर्जिंग मार्केट्स हैं। अगर बाजारों पर व्यू खराब है तो फिर अमेरिका भी खराब होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में बिकवाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका एक रीजन जो स्ट्रॉन्ग नजर आता है वो ये है कि देखिए, फर्ज करें कि आप मुंबई में रहते हैं और मैं आपको ये कहूँ कि रियल एस्टेट के दाम देश भर में बढ़ने वाले हैं। आपको लगता है मुंबई में भी बढ़ेंगे, और अगर मेरी तरह आपका नेटिव प्लेस राजस्थान में, वहाँ भी बढ़ेंगे, और आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ करेंगे? आप मुंबई में करेंगे, क्योंकि पैसा बनना है दोनों जगह बन जाएगा। तो फिर मैं क्यों उतना दूर जाकर इन्वेस्ट करूं, या क्यों मैं नई ज्योग्राफी या मैं नई जगह जाकर या कोई बेंगलोर या आप हैदराबाद ढूंढें? अगर अमेरिका की इकोनॉमी में दम है, वहाँ की कंपनियां कमाई कर रही है और वहाँ उनके पास पैसे ज़्यादा मौके, तो अपना एक्सपोजर इमर्जिंग मार्केट से कम कर रहे हैं कि फिर हमारी कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा करें। उसकी 2 वजह, एक वहाँ के मार्केट ज़्यादा डीप हैं, ज़्यादा गहरे हैं, ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा ऑप्शंस है। हमारी दिग्गज कंपनियां भी उनके लिए मिड कैप्स के बराबर होती है, टॉप की 5-10 छोड़ दो तो। करेक्ट, बिल्कुल। तो उनके लिए वो एक रीज़न वो है। दूसरा रीज़न आप कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ पैसा FIs का पिछले 2 महीनों में नए IPOs में गया है। जी, ठीक है, ये तो है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर वैसे देखा जाए तो पैसा पैसे को खींचता है। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि किसी IPO में बड़ा पैसा बनेगा तो आप अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बेचकर लगाएंगे, इसकी संभावनाएं कम होती है। लेकिन एक रीजन हो सकता है कि भाई ठीक है, थोड़ा एलोकेशन तो आपका प्राइमरी मार्केट में गया है, उसने भी थोड़ा सा लिक्विडिटी को खींचा है। लेकिन एक चीज बहुत ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने वाली बात है, और कम से कम मैं करता हूँ, कि लगातार इतने लंबे समय तक FIs बेचते रहेंगे, इसका अंदाजा बना नहीं बना। उसके पीछे 2 रीजन थे। एक, ग्लोबल कभी कमजोर नहीं हुए। हमें ये लगता है कि हमेशा अब तक का ट्रेंड ये रहा कि ग्लोबल कमजोर होगा तो ही FIs बेचना शुरू करेंगे, इंडिया में भी। इस बार वो ट्रेंड बदला है, ये नई सीख है हमारे लिए। दूसरा, आमतौर पर FIs की बिकवाली पर हम हमेशा टूट जाते थे। पिछली बार तो अभी हमने ये एक्सपीरियंस किया अप्रैल मई में कि FIs बेच रहे, फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं। तो कैसे हम उस चीज को भुलाकर तुरंत मान लें कि FIs की बिकवाली पर हम गिरेंगे, क्योंकि हमें और मार्केट गिरा भी नहीं। सो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से FIs की इतनी बड़ी बिकवाली का अंदाजा नहीं लगा। अब क्या वाकई में बाजार कमजोर है? हाँ है, लेकिन क्या वाकई में उतने कमजोर हैं जितना FIs ने बेचा है? और इसका जवाब है नहीं। यही कोई और साल होता, यही कोई पिछला बुल रन होता, तो शायद आप इतनी FIs की बिकवाली में तहस नहस हो जाते हैं। तो कम से कम डोमेस्टिक मनी है जो मुकाबला कर रही है। अब इस वक्त की समस्या ये कि मुकाबला करने वाले खिलाड़ी
थक गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोर हो गए, हथियार फेंक दिए, भाग गए जी। अभी तक वैसा नहीं हुआ, लेकिन आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं कभी ना कभी तो हाँ, तो अब है ना लोकल इन्वेस्टर्स में वो थकावट के सिग्नल आ रहे हैं। लड़ने का जोश कब रहता है? जी। जब आपको लगे आप जीतेंगे। जिस दिन आपने मान लिया कि आप जीत नहीं पाएंगे, उस दिन लड़ने का जोश खत्म हो जाता है। करेक्ट। सो ये चीज थोड़ी सी दिख रही है। और इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये कि जो कल हम बात कर रहे थे, और पहली लाइन कल की ये थी कि जब तक 17,800 और 38,300 के ऊपर बंद न दे तब तक सेल ऑन राइज का मान रहे थे। बिल्कुल सर। यही चीज ध्यान रखनी। तो अपने लेवल्स ध्यान में रखें। 17,800 इसके ऊपर बंद होगा, हम भरपूर अच्छे मूड में बैठेंगे। 38,300 के ऊपर बंद होगा, हम ये मानेंगे कि एक बार का बॉटम जो बनाना था बना दिया, अब रिकवरी कितनी होती है इन लेवल्स पे नजर रखिए। अदरवाइज ये बिकवाली आपको ऊपर के लेवल पर टिकने नहीं देगी। हाँ, तो इस रिकवरी में जब भी रिकवरी आएगी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्लियर है, बिकवाली आएगी। ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, ये तो थोड़ा एक ट्रेंड की बात हो गई। आज इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो एक सीख आप हमेशा देते हैं, यूएस की जब छुट्टी हो तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक फ्री हिट का दिन होता है। एक्सपायरी का दिन है, तो आई डोंट नो आज ये लागू होता है या नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा एफआई सेलिंग से आज तो राहत मिलेगा। एग्जैक्टली आज की छुट्टी में मैं ऐसा कोई खुश नहीं। ये खुशी कब होती है? जब आपको बड़ी तेजी का मूड हो जी। और आपको तेजी में एक ही चीज का डर था, अरे रात को डाउ खराब हो गया और सुबह फ्यूचर्स खराब दिखे, तो ये वो तो वाला डर है ना, अमेरिका की छुट्टी की वजह से कम हो जाता है। हालांकि अब चीजें थोड़ी बदल गई है दीप। ये फॉर्मूला तब बहुत आसानी से लगता था जब डाउ फ्यूचर्स इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करते थे, आज के साल 1.5-2 साल पहले। ठीक है, अब डाउ फ्यूचर्स हम इतने एक्टिवली ट्रैक करने लगे हैं और इतने एक्टिवली डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करने लगे हैं। सो वो फॉर्मूला बिल्कुल लगता नहीं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि छुट्टी है अमेरिका में आज भी और कल आधा दिन, तो ज्यादातर एफआईज के लिए एक्सपायरी कल हो गई। करेक्ट, ये ठीक है। हाँ। अब एक ट्रिक है जी, और वो ये है कि एक जमाना था जब छुट्टी मतलब छुट्टी, अब जमाना बदल गया है जी। अब आप मॉलडीव्स में भी बैठेंगे ना और आपके पास लैपटॉप है, काम हो जाएगा, छुट्टी किधर है? सही अच्छा, बात है। और अब एफआईज हैं, उनको मिनट टू मिनट तो ट्रेड नहीं करना है जी। कि 17,275 पे निफ्टी लिया, 17,350 पे बेचने का लगा दिया। जी, ठीक है, उनको तो एक डायरेक्शनल कॉल लेना है स्टॉक पे या किसी पे, एक ऑर्डर दिया, ये हुआ और फंड मैनेजर अपने फैमिली के साथ छुट्टी मना रहा है। करेक्ट। तो इसलिए वो जो एक फिनोमिना था, आपने पॉइंट अच्छा रेज किया कि छुट्टियों की वजह से एफआईज की बिकवाली नहीं होगी, वो नहीं है, कम होगी, ये ठीक है। सारे लोग एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी है ना, आपके हमारी तरह होते हैं ना जो काम करना चाहते हैं, छुट्टी लेना नहीं चाहते हैं, अपना लैपटॉप साथ में लेके चलते हैं, जहाँ गए वहीं से शो कर लेंगे, समथिंग आए। तो ऐसे एफआईज भी बहुत सारे हैं, हम अकेले थोड़ी काम करने वाले हैं। आशा करते हैं छुट्टी एंजॉय करें, आज कुछ ज्यादा नहीं करें, बट हाँ एटलीस्ट थोड़े वॉल्यूम्स शायद इनकी तरफ से आज कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। बट सर, एक्सपायरी तो है और काफी उतार चढ़ाव वाली रही है, और हमने देखा रेजिस्टेंस काफी मिली है, बाउंस बैक हुआ, वहां से फिर से बिकवाली हुई। कैसा व्यू बन रहा है एक्सपायरी का? बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है जी, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 17,400 पे आज आप बंद हुए, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, ये डेटा है जी। ठीक है, अगर ये 200 पॉइंट के यानी कि नीचे 17,216 का आपने लो बनाया, 17,600 तक का रिकवरी दिया, ऊपर 17,600, आपको टाइम पास करना है 17,200 17,600 की रेंज में। 600 की रेंज आपने देख ली, 200 की रेंज देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं, लेकिन टाइम पास इसी रेंज में करना है। अगर इस रेंज के बाहर निकले तो बड़ा सवाल है, अब वो आज निकलेंगे या किसी और दिन। अगर निकलना है तो आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि एक एक्सपायरी है। और कई बार ये कि जब एफआईआई ना हो तो उस एक्सपायरी में कुछ बड़ा फायरवर्क्स लोकल ट्रेडर्स के हाथ में भी होता है, बिल्कुल, वो भी हो सकता है। तो अगर 17,200 तोड़ते हैं तो 200 पॉइंट की जगह नीचे खुल जाती है, 150 पॉइंट की, 17,050-75 तक। 17,600 तोड़ते हैं तो 150-200 पॉइंट की जगह ऊपर खुल जाती है, 17,750-800 तक। सिंपल है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डेटा। अब एक्सपायरी कहाँ होगी मैं अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करूँगा फ्रेंकली, क्योंकि मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, अंदाजा कितना सही होता है। एक चीज़ समझिए कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रेडिक्शन के बाहर की चीज़ें होती है, यही मार्केट की खूबी है और ये हमें समझना चाहिए। और हम गलत होंगे ही, एक बार नहीं कई बार होंगे। मैं आपको बताऊं, कल 12:30 बजे 12:15 बजे हमने पोल किया था टॉप एनालिस्ट के बीच में, हर एक्सपायरी पे करते हैं। और आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से हम एक्सपायरी का पोल नहीं कर रहे। यस सर। उसका कारण बताता हूँ।
कल 12:15 एक्सपायरी के पोल में जो रिजल्ट आया मालूम है क्या है? एक्सपायरी 17,700 पर होगी। हाँ। अब आज अभी पोल करवाओ, 17,500 बोलने वाले भी कम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सो ये एनालिस्ट की गलती से ज्यादा ये है कि ये मार्केट का रिएक्शन जी कई बार शार्प होता है, और जिस तरह से विक्स बढ़ा है, जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ी है, किसी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि एक्सपायरी कहाँ होगी, मैं बोलना ही नहीं चाहता। पूछेंगे। फ्रेंकली एक चीज जो दिख रही हुई है कि 17,500 के ऊपर की एक्सपायरी अभी नहीं दिख रही। लेकिन ये डेटा सुबह 8 बजे के हैं जी। 10 बजे क्या बनेंगे, 2 बजे क्या बनेंगे, 12 बजे क्या होंगे, वो चेंज होता रहता है मार्केट के मूड माहौल के साथ में। जब क्रिस्टल क्लियर व्यू बने तब देना है, ना बने तो नहीं देना है। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आपको ऐसे बंदूक लगा के तो नहीं पूछेंगे सर आप नहीं देंगे तो मैं ट्रिगर दवाई दूंगा। तो नहीं पता है इसमें क्या है, एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है। नई डेटा क्लियर दिख रहे हैं, नई मार्केट का मूड क्लियर दिख रहा है तो ठीक है। बट आज का बड़ा इवेंट एक्सपायरी रिलेटेड है, तो चाहिए फिर आज का सेटअप भी समझ लेते हैं। कैसे समझे सर आज के संकेतों? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है। ग्लोबल पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि वैसे तो आज छुट्टी है, कल हाफ डे है, सो इफेक्टिवली आप सोमवार को अमेरिकी बाजारों से ज़्यादा क्लियर कट डायरेक्शन देखेंगे। लेकिन अमेरिका में जो मैं आपको सुबह 7 बजे सुन रहा था, इन्फ्लेशन का डेटा जी जो 52 सालों के निचले स्तरों पर आया, बेरोजगारी के माफ कीजिएगा, बेरोजगारी के डेटा, साप्ताहिक बेरोजगारी, और इन्फ्लेशन के डेटा 30 साल के ऊपरी स्तरों पर आए थे 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले, करेक्ट। सो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो डेटा आते हैं वो जिन पे आप भरोसा नहीं करते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं क्या है। ऐसे अमेरिका में भी होता है, ऐसा भी होता है। जहाँ सब सिस्टम कंप्यूटराइज है। डेटा पढ़ने का एक तरीका है, और वो तरीका ये कि कई बार एक सिंगल डेटा को आप स्टैंड अलोन देखेंगे तो शायद गलत मतलब निकाल देंगे। यस सर। अगर आप अमेरिका के डेटा को ये देखें कि भाई 40-42 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी है, तो फिर तो पॉजिटिव सोचना, वाह क्या इकोनॉमी चल रही है, जबरदस्त, मार्केट तो मतलब एकदम फटी जाएंगे, तेजी। बिल्कुल, इतने बढ़िया डेटा कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, सब पैसा कमा रहे हैं, सब खर्चा करेंगे, इकोनॉमी भागेगी जी। दूसरी तरफ ये इतने बढ़िया बेरोजगारी इतनी कम है, ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पे है, भाई अब तो काटने का वक्त आ गया है। टेपरिंग भी होगी, ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, नेगेटिव भी सोच। इकोनॉमी में हर इवेंट के 2 पहलू है। एब्सोल्युटली। और वो कहते हैं कि जहाँ 4 अर्थशास्त्री है वहाँ ओपिनियन 5 निकल कर आती है ना। सो इसलिए डेटा को आप है ना ट्रेंड में देखिए जी। एक बार के लिए आपको लगेंगे कि डेटा बेरोजगारी के सबसे निचले स्तरों पर आए, लेकिन क्या यही ट्रेंड रहेगा? शायद नहीं, थोड़ा बढ़ेगा। सो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी क्या है कि उस वक्त मार्केट क्या रिएक्शन दे रहे हैं जी। क्योंकि और हम भी देखिए एनालिसिस ऑनेस्टली ऐसे ही करते हैं। अगर ये मार्केट नीचे खराब होता तो हम कहते थे कि इकोनॉमिक डेटा बहुत मजबूत आया, तो अब लोग टेपरिंग का खत्म होने का और ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है, और ये अगर मजबूत आए तो इकोनॉमी मजबूत हो। ये हम मार्केट के पीछे, मार्केट के आगे नहीं। करेक्ट। सिंपल सी बात ये है। डायग्नोसिस हाँ, पोस्टमार्टम में डायग्नोसिस नहीं है। चलिए, तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखें, और वो इसलिए क्योंकि बहुत तेजी तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त ऐसे ही संकेत है। 100 पॉइंट डाउन नीचे था, उसके मुकाबले में ठीक ही बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, तो न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है दीप, और डे हाइस पर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार, तो थोड़ा संकेत आपको अच्छा दे रहे हैं। एफआईएस का संकेत सुपर नेगेटिव है, एनडीआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, ये अच्छा संकेत है। सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा हुआ है, न्यूट्रल से कॉशियस, ट्रेंड नेगेटिव है आपके लिए, ये सारे संकेत। आइए अब आज के लिए अहम सपोर्ट जोन आपको बता दूं। 17,225, 17,275 सपोर्ट के तौर पर करेगा काम। 17,075, 17,150 वैसे 17,200 के नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। डेटा डिसाइड करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा। अगर गए तो ये अगला स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए बनकर आएगा। ऊपर कितना जा सकते हैं ये मेरे पास डेटा है। 17,500, 17,550 ये हल्की रुकावट का लेवल है, पार करके टिकना मुश्किल होगा। अगर पहुंचे तो 600, 675 वो रेंज है। और दीप कल भी हम ये कह रहे थे कि 17,600 के आसपास पक्का बेचिए, इंतजार मत कीजिए किसी के इनविटेशन का, बेचना चाहिए। आज भी कहूंगा 17,600, 675 की रेंज में पहुंचता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,125, 37,250 तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, उम्मीद करें कि होल्ड होना चाहिए। असली कमजोरी और पहला संकेत कमजोरी का तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। इसके नीचे 36,650 डबल बॉटम बनाया है, 2 बार हम वहीं से हिट करके वापस ऊपर आए हैं 37,450 तक। तो 800 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से हुई है। और माफ कीजिएगा,
36,650 हिट करके हमने 37,900 के आसपास तक का कल का लेवल देखा है। तो वहां से आप ये कह सकते हैं कि 1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है। तो 36,650 750 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर उस रेंज में आए तो बिना किसी के इनविटेशन का इंतजार कीजिए, ये जरूर खरीदना चाहिए। 36,650 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 37,750 37,875 ये ऊपरी रेंज है, और उसके ऊपर 37,950 और 38,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। कल भी मैंने डीपीआई कहा था 37,750 37,950 की रेंज में शॉर्ट कीजिए, डरिएगा मत। वहां पर मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं बेचना है। और आप देखिए वहां से 600 पॉइंट नॉन स्टॉप निकले। तो ऊपर के लेवल पे डेफिनेटली बेचिए। कब आप बेचना बंद करेंगे? जिस दिन गलत पड़ेंगे। गलत कब पड़ेंगे? जिस दिन एफआईएस का सेल फिगर नहीं होगा, सेल फिगर बहुत छोटा होगा या बाय फिगर होगा। वही वाली बात है जो 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले हम कर रहे थे। स्प्रिंग है जी, दबा रखी है एफआईएस ने। जिस दिन स्प्रिंग से हाथ हटा उछलेगी। एफआईएस की सेलिंग जिस दिन कम हुई एकदम, या रुकी या बाय में आ गया, एक बार मार्केट जोर से कूदेगा। अब वो वापस बेचते इस बार की तरफ पता नहीं, 18,200 से फिर जोर से बेचा है। बट पॉइंट सिंपल यही है कि जब तक एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं तब तक आपको ऊपर में बेचने में कोई हर्ज नहीं है, बेचते भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, ये आपके लिए क्लियर संकेत है, ऊपरी लेवल पर हल्के जरूर हो जाएं। रेंज क्या रहेगी सर? 17,350 17,500 दिन की छोटी रेंज, 17,275 17,550 दिन की मीडियम रेंज, और 17,200 से 17,600 वही 200 पॉइंट दोनों तरफ दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 37,250 37,750 दिन की छोटी रेंज, 37,125 37,875 दिन की मीडियम रेंज, 36,650। अब देखिए इस दो रेंज में बड़ा फर्क है। मीडियम रेंज के बाद बड़ी रेंज में 500 पॉइंट का फर्क है, क्योंकि बीच में कोई ढंग ढंग का लेवल है नहीं सपोर्ट के तौर पर। और 37,950 ऊपर की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए रेंज। एफआईएस की पोजीशन, पीसीआर सर? पीसीआर ओवरसोल्ड है 0.79, एक्सपायरी के दिन 100% ओवरसोल्ड है। एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, 33 पॉइंट नीचे हम खुल रहे हैं, और नीचे आ जाए 17,225 275 17,300 के नीचे किसी न किसी लेवल से रिकवर होगा। अब वो रिकवर 17,300 से हो जाता है जी, 275 225 कहाँ से होता है, या 17,350 से हो जाए, वो देखने वाली बात है। वो उस बात पर डिपेंड करेगा आप खुलकर शुरुआत के 10-15 मिनट में क्या कोई सेल ऑर्डर है क्या। जो भाई आप जब एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, जिस दिन आप दिन के लो पॉइंट पर बंद होते हैं सर, उस दिन ये समझिए कि कुछ न कुछ तो बाकी रह गया किसी का बेचना, जो कल सुबह आकर बेचेगा। और जिस दिन दिन के हाई पॉइंट पर बंद होते हैं उस दिन किसी का तो कुछ खरीदना बाकी रह गया, जो नेक्स्ट डे आके 15 मिनट में करेगा। तो शुरुआत के जब एकदम टॉप पे बाजार बंद हो या एकदम बॉटम पे बाजार बंद हो जिस दिन, उस दिन एज ए ट्रेडर आपको शुरुआत के 5-15 मिनट मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि भारी कौन पड़ रहा है, बेचने वाला या खरीदने वाला। एक दूसरा एक रीजन और इंपॉर्टेंट है दीप, आखिरी आधे घंटे का एक्शन जब आपको दिखता है वो एकदम एक्सट्रीम क्लोजिंग देता है। जैसे कल आखिरी आधे घंटे में बहुत बिकवाली हुई, दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। आपकी क्लोजिंग क्या आनी चाहिए थी कायदे से? 17,360। एडजस्ट होकर आप 50 पॉइंट ऊपर आए। बिल्कुल। बैंक निफ्टी की आपकी क्लोजिंग आनी चाहिए 37,250, आप आए 37,450, 200 पॉइंट ऊपर। तो इसका मतलब है जिसको कल 37,250 पे बेचना था या 17,350 पे बेचना था, उसके लिए तो आज भी अगर आप जिन लेवल पे खुले वो उसके लिए तो 50 पॉइंट ऊपर है ना? डेफिनेटली करेक्ट। सो जब आप एज ए ट्रेडर मार्केट को अप्रोच करते हैं तो ये चीज आपको समझिए, ये आपके डीएनए में होनी चाहिए। बिल्कुल है ना, यही गट फीलिंग्स है। करेक्ट। जो क्योंकि आपके ट्रेडिंग में ना हर आदमी एक वक्त खरीद रहा है बेच रहा है और दोनों को लगता है मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। तो फिर स्मार्ट कौन है? जिसके पास ये छोटी छोटी इंसाइट्स है जी, जो आपको डेवलप करनी चाहिए, आपको शायद इससे थोड़ा फायदा हो। बिल्कुल सर, बढ़िया सीख दिया आपने। तो ये रीडिंग है, और जैसा आई थिंक 2-3 दिनों से सर, इस हफ्ते बल्कि आपने यही कहा है कि पहले कुछ मिनट ऑब्जर्व करें और फिर नहीं तो मैं तो हमेशा 9-8 पे बोलते ही इतना गैप से हो रहा तो ये करो, लगता है तो बोलते ही है, लेकिन जहां नहीं लगता है, जहां लगता है इंतजार करना चाहिए तो करना ही चाहिए। 0.79 पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, रिकवरी देगा। विक्स 5% घटा है, ठीक है। अगर अब आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? थोड़े दूर के हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 17,200 है। अगर आपकी ताकत है इतनी रिस्क लेने की तो ठीक, नहीं ताकत है तो 17,350 कल के लो पर स्टॉप लॉस रख लीजिए, जो 50-65 पॉइंट नीचे है। क्लोजिंग 17,400 के नीचे होती तो आज आपको हल्का होना चाहिए, क्योंकि इस वाले फॉल में आपकी सबसे लोएस्ट क्लोजिंग 17,415 की है, शायद कल की है 17,400, और 2 दिन पहले 17,416 की थी। तो अब 17,400 के नीचे बंद हो तो भी आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं, और छोटा स्टॉप लॉस 17,350 से, बुकिश स्टॉप लॉस 17,200 का है। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस दूंगा 37,000 का,
आप चाहें तो कल के लोज का रख सकते हैं, 37,235 के आसपास लो था, 37,125 भी निकल कर आता है। बैंक निफ्टी के लिए 37,000 ठीक है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस, डे ट्रेडर्स और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे। और फिर भी आपको छोटा रखना है तो 37,100 का रख लीजिए। तो अब 100 पॉइंट के लिए क्यों बार्गेनिंग करना, मेरी बात मान लो, 37,000 ही रख लीजिए। ओके, शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको स्टॉप लॉस 17,600 का रखना, कल का हाई ये पार करेगा तो आपको शॉर्ट भी काट लेना है, और इसके ऊपर बंद हो तो शॉर्ट काट लेना है। बैंक निफ्टी के लिए कल स्टॉप लॉस इंट्राडे 37,600 दिया था, ट्रिगर हो गया, उसके बाद 300 पॉइंट और बढ़ा भी, इसलिए सही वक्त ट्रिगर किया, आज भी वही रखिए। क्लोजिंग बेसिस पे 38,050, इसके ऊपर बंद होगा तो ही शॉर्ट काटना है, अदरवाइज क्लोजिंग बेसिस पे चिंता मत कीजिए। दिन भर में कहीं भी घूम फिर के आ जाए बैंक निफ्टी 38,050 इसके ऊपर जब तक बंद नहीं होता तो चिंता न करें। ओके, क्लियर है सर। तो लेवल्स भी क्लियर निकल कर आ रहे हैं मौजूदा पोजीशंस के। नई पोजीशंस के लिए बेचे निफ्टी 17,500 17,600 की रेंज आपको मिले, वहां पर आए निफ्टी तो जरूर बेचना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस 17,700 का होगा, थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ, वहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको छोटा लगाना है 17,625 टाइप का भी लगा सकते हैं, लेकिन 17,750 17,700 आपके लिए स्टॉप लॉस ठीक है। 17,425 17,350 17,275 और 225 ये 4 टारगेट है जिनके लिए आपको बिकवाली करनी है। तो हमने 17,216 का लो बनाया है 2 दिन पहले, परसों, वो आपके लिए फाइनल टारगेट एक बार निकलता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो इस रेंज का इंतजार न करें कि 17,500 आएगा तब मैं बेचना शुरू करूंगा। अभी आप अपना स्टॉप लॉस 17,550 का रख लें और शॉर्ट कर दें। 150 पॉइंट 125 पॉइंट की रिस्क है। नीचे की तरफ के टारगेट 17,350 पहला टारगेट होगा, 17,275 दूसरा टारगेट, 225 तीसरा टारगेट। ये टारगेट तो आपके रेंज में है। रेंज के बाहर के 2 नए टारगेट निकल कर आते हैं अगर आपने 17,200 तोड़ा तो। 17,150 17,075 तोड़ सकते हैं, चांस कम है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी एफआईएस के मूड माहौल को देखते मैं है ना तो बोलना मैंने छोड़ ही दिया। हाँ, पहले हम कहते ना बोलना सीखा नहीं, हमने ना हाँ बोलना सीख कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है अब क्यों फालतू में, मतलब जैसा मार्केट है उसके साथ चलो ना जी, वैसा सिंपल, फाइट नहीं करें। हाँ, तो ये आपके लिए बिकवाली की राय निफ्टी में। जो खरीदना चाहते हैं 17,225 17,300 की रेंज में खरीदे। 17,300 के नीचे बाय जोन में धीरे धीरे आने लगता है। 17,200 से 17,300 की रेंज निकलती है वैसे ब्रॉडली, तो मैंने 225 से 300 रखा है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 17,150 का होना चाहिए। ऊपर जो टारगेट बनेंगे 350 400 440 500 और 550 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है निफ्टी में। या एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने कोई राय अलग से दी नहीं है। क्लियर है सर। बैंक निफ्टी बेचना है कल वाली रेंज में 37,750 37,950 इस रेंज में आए वापस आज, और बैंक निफ्टी ताकत दिखा भी रहा है जी। अगर आ जाए तो फिर से बेचिए। ओके, 38,225 का दूर का स्टॉप लॉस दिया है, वही रखिए, कल भी वही दिया था, आज भी वही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ टारगेट 37,575 37,450 दो छोटे टारगेट हैं, 37,275 और 37,125 दो टारगेट। इन 4 टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ओके, जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी उनके लिए वही जहां डबल बॉटम बना है 36,650 वहां आता है, वहां खरीदिए। 100 पॉइंट ऊपर तक खरीद सकते हैं 36,750 तक। स्टॉप लॉस 36,500 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 36,950 37,125 दो छोटे टारगेट हैं, 37,225 37,275 जो मीडियम टारगेट है, और 37,450 का फाइनल टारगेट अगर उस रेंज में खरीदते हैं तो। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी और दे रहा हूँ दीप बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी की मजबूती को देखते हुए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए और उसके लिए रेंज है 37,125 से 37,275। इस रेंज में अगर गैप से आज थोड़ा नीचे खुलता है 37,250-75 के आसपास से खरीदने का मन बना सकते हैं, 37,125 तक और खरीद सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 37,000 का रखना है। ओके, वो ट्रिगर हो जाए तो छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। ऊपर में 37,450 575 छोटे टारगेट, 750 875 मीडियम टारगेट, 950 फाइनल टारगेट। अंडरस्टूड, ठीक है सर। तो ये हैं सारे के सारे लेवल्स और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और एक खरीदारी का मौका बैंक निफ्टी में। सर ये इंटरेस्टिंग है, आखिरी दिन सीरीज के और इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में आ गया है तो देखना पड़ेगा इस पर उसके सामने वोडाफोन बैन से बाहर आ गया है, एस्कॉर्ट्स बैन में बना हुआ है। तो एस्कॉर्ट्स और इंडिया बुल्स आज 2 स्टॉक्स जो बैन में रहेंगे। वैसे तो हमने कैश फिगर की बात कर ली सर, बट फ्यूचर्स में एफआईएस ने खरीदारी करी है थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। 1,000 करोड़ 28 करोड़ की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी कोई खास बड़ी नहीं है जी। 166 करोड़ के इंडेक्स में बिकवाली की, वो भी कोई खास बड़ी नहीं। तो कोई ऐसा कोई खास मतलब ऐसा है नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ है। तो 5,122 करोड़, हाँ 3800 करोड़ का घरेलू फंड की खरीदारी का आंकड़ा काबिल तारीफ है। हालांकि कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील समझ में नहीं है जिसकी वजह से हुई हो, तो पूरी पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है, ये कह सकते हैं। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से आप देखेंगे दीप, तो आपके लिए
जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 17,500। आपने जो पूछा था, जो मैंने हल्का सा हिंट दिया कि 17,500 के ऊपर की एक्सपायरी अभी नहीं लगती, उसका कारण ये है दीप, 17,500 के कॉल्स पर 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 22 लाख शेयर कल ही जुड़ा है, तो वो पार करके टिकना थोड़ा सा चैलेंज होगा। वो टिके तो फिर 17,550 600 भी जा सकते हैं बराबर। नीचे की तरफ 17,400 जहां हम बंद हुए वो आखिरी उम्मीद है, उसके नीचे हम खराब हो जाएंगे। 34 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। एक ही दिक्कत है दीप, लॉन्ग अभी काफ़ी ज़्यादा है अभी भी पुट राइटर्स की। अब पुट राइटर्स में आप सोच सकते हैं 17,400 के अगर नीचे निफ्टी जाता है तो कितने पुट राइटर्स आज रिस्क पर हैं? 1,25,00,000। 17,300 तोड़ता तो 1.25 करोड़ शेयर, 1,77,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर हैं, जो पुट बेच कर बैठे हैं और नीचे गिरने पर उनकी रिस्क अनलिमिटेड होती है। तो पुट राइटर्स भी काफ़ी हैं इस मार्केट में। ऊपर में 17,500 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो ही मजबूती का पहला संकेत आएगा। जब तक 17,500 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं तब तक दिन के दौरान मजबूत है ही नहीं, ये डेटा दिखा रहे हैं। तो डेटा कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखी है, 17,500 से 17,600 की रेंज में दबा कर। तो आप 17,500 पे बेचो, 550 पे बेचो, 600 पे बेचो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाने नहीं देगी। मुश्किल है कम से कम कॉल राइटिंग, अनलेस की कुछ बड़ा ऐसा पॉजिटिव आ जाए, न्यूज़ आ जाए या ग्लोबल बहुत ही जोर से भाग जाए, तब तो पता नहीं। बैंक निफ्टी 37,000 मजबूत सपोर्ट, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 37,500 ये मेक और ब्रेक लेवल है जिसके पास आप बंद हुए। 13 लाख शेयर पुट में, 15 लाख शेयर कॉल्स में, और 38,000 पार नहीं होगा, 26 लाख शेयर हैं। तो ऊपर में 37,800 से 38,000 डेटा के लिहाज से परफेक्ट रेंज आ रही है बेचने की, और नीचे की तरफ 37,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी में भी 37,000 का लेवल टूटता है, वैसे चांस कम है, मुश्किल है, 80 लाख शेयर कॉल पुट राइटर्स बैंक निफ्टी में ट्रैप होंगे। वाह, बड़ा फिगर है। तो 17,400, 17,300 और 38,000 इन दो लेवल पर, सॉरी 37,000, माफ़ कीजिएगा, 37,000 इन दो लेवल पर नज़र रखिए। ये टूटने नहीं चाहिए, न 17,300 टूटना चाहिए, न 37,000 टूटना चाहिए, नहीं तो फिर और बुरा हाल हो सकता है। तो फिर अनवाइंडिंग का खतरा है। ठीक है, तो यह है आपके लिए पूरा डेटा विश्लेषण। मंथली एक्सपायरी है, देखते हैं किस तरह का ट्रेडिंग दिन रहेगा। आइए आपको बता दें आज के लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। मानसी, वरुण, देवांशी और साथ ही कुशल हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स में शुरुआत वोडाफोन आइडिया से। कंपनी का 20% का टैरिफ हाइक जो है वो आज से लागू होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा टेक्समैको रेल पर नजर रखें, 164 करोड़ का राइट्स इशू आज बंद हो जाएगा। ऑफर प्राइस जिसका 23 रुपीज का है, एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का है। बजाज हेल्थ केयर की आज NSE पर लिस्टिंग होने जा रही है। तो ये तो हो गए ट्रिगर्स, लेकिन कल सीमेंस के नतीजे अभी आते हुए दिखे, Q4 के नंबर्स आते हुए दिखे और अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले। कंपनी के खास तौर से यहाँ पर मार्जिन्स और प्रॉफिट्स में हमने हायर कॉस्ट के चलते गिरावट देखी है। मार्जिन्स 12.8% से 10.7% पर गिरे। वहीं मुनाफा 328 करोड़ से 323 करोड़ पर रहा। मार्जिन्स 11.9% का अनुमान था जो कि 10.7% रहे, और मुनाफा 412 करोड़ का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे जो 323 करोड़ पर आता दिखा। कंपनी की आय जो है 4,171 करोड़ का अनुमान था, 4,000 करोड़ पर जाती हुई दिखी, और कामकाजी मुनाफा जो है उसमें भी 5% की गिरावट हमने देखी है। हालांकि न्यू ऑर्डर्स की अगर बात करें उसमें 5% की बढ़ोतरी है। 3,220 करोड़ से नए ऑर्डर 3,378 करोड़ पर रहे हैं, और टोटल ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर 13,520 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। इसके अलावा कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ खबरें भी। देवांशी, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कोल इंडिया, आप देखिए कल एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी थी और वहाँ पे चेयरमैन जी का बयान आया था कि कोयले की जो कीमतें हैं अब वो बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। साथ ही अगले 4 से 5 साल में 40,000 से 50,000 करोड़ के जो केपेक्स का प्लान है वो कंपनी करती हुई दिख रही है। इस साल का जो केपेक्स का प्लान है वो ऑन ट्रैक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके लिए अच्छी खबर है, जहाँ पे गैसिफिकेशन असेट्स को रीस्ट्रक्चर करने की योजना कंपनी की तरफ से है। अपनी होली ओन सब्सिडरी रिलायंस सिंध गैस लिमिटेड में अपने जितने भी असेट्स हैं गैस से रिलेटेड वो ट्रांसफर करती हुई दिखेगी।
दिखेगी और स्कीम से सिनगैस की वैल्यू अनलॉकिंग को मदद मिलती हुई दिखेगी। हाइड्रोजन बनाने में भी सिनगैस इस्तेमाल होता है, तो इसके चलते भी कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। बीएसई लिमिटेड मदुराई डिस्ट्रिक्ट गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ कंपनी ने करार किया है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए यह करार कंपनी ने किया है। ग्रासिम 24 सितंबर से लेकर 23 नवंबर के बीच में एलआईसी ने 2% हिस्सा ग्रासिम में बेचा है और अब देखिए 1.33 करोड़ शेयर्स जो हैं वो कंपनी के बेचे हैं। एलआईसी की जो टोटल हिस्सा है ग्रासिम में वो अब 9.83 से 11.85 से घटकर 9.83% पर आ चुका है। यूपीएल और यूनिफॉस इस पर आपको नजर रखनी है, जहां पे यूपीएल की जो प्रमोटर कंपनी है यूनिफॉस एंटरप्राइज, उन्होंने 23 नवंबर को 1.37 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे हैं। कंपनी की जो कुल हिस्सेदारी है यूपीएल में वो 5.15% से बढ़ चुकी है, 5.17% पर पहुंचती हुई दिख रही है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें और प्रमोटर एक्शन भी। आइए वरुण से भी जाने कुछ और खबरें और एक्शन। वरुण, मॉर्निंग बताएं। ओके, गुड मॉर्निंग दीप। यहाँ पे टायर स्टॉक्स इनको अपने रडार पर रखिएगा क्योंकि इंडस्ट्री ने सरकार से नेचुरल रबर्स के इंपोर्ट पर ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है। रबर की कमी के चलते इंडस्ट्री बॉडी एटमा सिफारिश की है। केपरी ग्लोबल और यहाँ पे यूनियन बैंक इनको नज़र में रखेगा क्योंकि यूनियन बैंक के साथ को लेंडिंग के लिए केपरी ग्लोबल ने करार कर लिया है। एमएसएमई लोन्स के लिए को लेंडिंग एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। आईआरसीटीसी यहाँ पे रेलवे ने ट्रेनों में केटरिंग सेवा जो है शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। राजधानी, दुरंतो और शताब्दी, तेजस, गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो है उनमें आपको केटरिंग सर्विसेज जो है अब मिलेगी, जिसके तहत बना हुआ खाना जो है वो ट्रेन में परोसा जाएगा। और सबसे आखिरी में एक इनसाइडर ट्रेड है जिसमें अरविंद में प्रमोटर्स ने 26.88 लाख शेयर्स बेचे हैं। 18 से 24 नवंबर के बीच में ये बिकवाली हुई है। आईआरसीटीसी हमारी खबर पर भी मोहर लगी है, नजर रखिए, आज एक्शन में रहेगा और कुछ और खबरें भी आपके लिए। आइए नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज रेडार पर एफआईआर में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रहे हैं आज रिपोर्ट्स। मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए टाटा पावर पर सबसे पहले जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पर इन्होंने ओवरवेट से रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी है, पर टारगेट जो है 155 से बढ़ाकर अब 225 रुपए के किए हैं। ये मान रहे हैं कि ग्लोबली ईएसजी पॉजिटिव कारोबार के लिए जो है प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं और टाटा पावर भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, जिस तरह से 30% की कैगर जो है इनकी अर्निंग्स में एक्सपेक्टेड है। सीएलएसए इन्फोएज पर यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 6000 रुपए के टारगेट के लिए मान रहे हैं कि एक्सपेंसिव सेट ऑफ वैल्यूएशन है और जो ग्रोथ आने वाली है आगे वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है, बट कैश डिप्लॉयमेंट किस तरह से होता है वो हो सकता है कि इनका व्यू चेंज करता हुआ नजर आए। मॉर्गन स्टैनले पर टाटा कंज्यूमर पर भी रिपोर्ट है, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। 600 रुपए के लक्ष्य के लिए मौजूदा भाव 800 रुपए का है। साथ ही जेपी मॉर्गन ओएनजीसी पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है अपनी और 212 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। आप देखिए मौजूदा भाव लगभग 150 रुपए का है। एचएसबीसी भारती एयरटेल पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है 875 रुपए के टारगेट के लिए। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक पर जेफरीज जो है उन्होंने भी अपनी बाई रेटिंग मेंटेन की है और 1000 रुपए के टारगेट यहां पर भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज पूरा फोकस और एक्शन भी। आइए बढ़ते आगे, एक्शन बढ़ाएं। हमारे एक्सपर्ट जुड़े उससे पहले आपको बता दें, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के मौके पर जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ एक बेहद खास वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है और वो है आज। जी हाँ, इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस मेटल्स में आप किस तरह से हेजिंग कर सकते हैं, इसमें प्राइस डिस्कवरी किस तरह से होती है और आत्मनिर्भर बनने में मेटल इंडस्ट्री की इकोनॉमी में कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ आज दोपहर 12:30 बजे हमारे खास वेबिनार हेज इन इंडिया। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आपको सिंपल छोटा सा काम करना है, एक SMS टाइप करिए, लिखिए BMH, बस इतना सा BMH और इसे भेज दीजिए 57575। 5 पहले लगाइए और 2 बार 7575 लिख लीजिए, तो 57575 इस पर भेज दीजिए, SMS कर दीजिए, बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर 12:30 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, इस वक्त पिक ऑफ द डे देने के लिए तैयार हैं। ईद का चांद हुए बंसल जी आज हमारे सामने चमकते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर शुरुआत उन्हीं के साथ की जाए। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और अनिल जी ईद का चांद कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है जी एंटरटेनमेंट। अनिल जी कल के गिरते हुए बाजार में जब निफ्टी गिर रहा था, इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और जिस तरीके का ये ब्रेकआउट है इस बार लगता नहीं है कि ये स्टॉक नीचे में 325 के नीचे जाएगा। डू नॉट मिस काइंड का शेयर लगता है। पिक ऑफ द डे के नजरिए से 326 326 का स्टॉप लॉस लगाना है और 351 351 के टारगेट है। अगर इसको बाय एंड होल्ड करते हैं निवेश में तो ये स्टॉक 450 के लेवल भी दिखाएगा अगले 7 से 8 महीने के अंदर। चलिए, तो जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करने के लिए आए। और वैसे बंसल जी, आप मैंने जो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया उससे आप प्रसन्न हुए कि मैंने आपको ईद का चांद का, लेकिन उससे भी बढ़िया कॉम्प्लीमेंट एक और है, आपको उस पर खुश होना चाहिए। बताइए कौन सा? यानी जी मैं कैसे गेस कर पाऊंगा? मेरे को तो कॉम्प्लीमेंट भी काफी कम मिलते हैं। सो स्वीट, सो इनोसेंट। बंसल जी, मैं पूरे खुल के आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, लेकिन ईद के चांद से भी ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है चौहदवी का चांद जी, है ना। ईद का चांद तो इसलिए माना जाता है कि वो कभी कभार दिखता है, चौहदवी का चांद इसलिए मशहूर है कि वो बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो अभी भी आपके पास इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। अभी तक आप ईद के चांद तक ही पहुंचे, थोड़ा और चमकेंगे ना तो चौधरी के चांद तक पहुंच जाएंगे, और आप चमकेंगे जरूर, ये हमारा भरोसा बरकरार है। आइए किरण जी से करते हैं शुरुआत एक और पिक की। किरण जी बताएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करना है कॉर्पोरेंडम यूनिवर्सल। कॉर्पोरेंडम यूनिवर्सल ने कल 2.5 महीने के कंसोलिडेशन का बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है। पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदने में ज्यादा कंफर्ट रहेगा। आपका बाइंग लेवल रहेगा 975 से 970 तक। इस 5 रुपए में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 940 होगा और टारगेट्स के लिए 1020 1035 ये 1 से 2 दिनों में टारगेट्स हासिल होते नजर आएंगे। पर इधर आपको अगर ट्रेडिंग व्यू है तो ही इधर बेचना चाहिए, पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है बहुत ही शानदार है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। लॉन्ग टर्म के लिए कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ये है एक बेहतरीन कंपनी जिसे आप होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में। 940 के स्टॉप लॉस के साथ 1020 और 35 दो छोटे टारगेट। सेठी साहब है तैयार। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी राकेश बंसल जी को धन्यवाद जी, उन्होंने आज पिक किया जो कि मैंने परसों 312-13 के लेवल पे रिकमेंड किया था। कल धुआंधार तेजी हुई उसमें, और आज भी मैं उनके साथ हूं। इस स्टॉक को आज भी अगर कल के क्लोजिंग लेवल्स में मिले तो डेफिनेटली खरीदना है, और आज अच्छे अपसाइड इसमें और देखने को मिलने चाहिए। बाकी अनिल जी आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसमें आज खबरें हैं कि इन्होंने एसर के साथ टाई अप किया लैपटॉप कंप्यूटर्स बनाने के लिए। वैसे अच्छी कंपनी है और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक जो दिसंबर फ्यूचर्स कल 5080 के आसपास बंद हुए हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 5200 का टारगेट और 5040 का स्टॉप लॉस। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस है 5040 का, 5200 के टारगेट के लिए डिक्सन टेक में करें खरीदारी। कुछ और बेहतरीन पिक्स भी वायदा कारोबार की हम पूछेंगे अभी सेठी साहब से, लेकिन उससे पहले कुणाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय जी पर है, जिस पर अभी बंसल जी ने बात की। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया कल के सत्र में, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है स्टॉप लॉस रखना होगा 320 रुपए के आसपास। 320 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक आपको एक काफी बड़ा अपसाइड दिखा सकता है। जो पहला टारगेट है वो 355 रुपए के आसपास है। 355 के टारगेट के लिए जी में खरीदारी कराएं। ओके, 320 का स्टॉक लॉस, 355 के टारगेट। जी एंटरटेनमेंट होना चाहिए आपके रडार पर। आइए सेठी साहब से पूछते हैं कुछ और स्टॉक्स जो उन्हें पसंद है वायदा कारोबार में आज के लिए। बताएं सर, कहां नजर है? अनिल जी इसके अलावा 4 स्टॉक और रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक यानी कि वो रहेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये स्टॉक कल 1495 पे। ये जो भी स्टॉक्स है ये मैं दिसंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, नवंबर फ्यूचर्स तो आज एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसमें दिसंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह। 1495 के लेवल पे बंद हुआ, 1525 का टारगेट, 1480 का स्टॉप लॉस। इस स्टॉक के लिए ट्रिगर रहेगा जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है आने वाले वीक में। मुझे लगता है उसके कारण से इस स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी का माहौल बनना चाहिए। कल भी ये स्टॉक अपने अच्छे हाइस पे था, बट चूंकि बाजार फैग एंड में अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ तो ये भी स्टॉक वापस से करेक्ट हुआ, तो एक अच्छा मौका 1495 के लेवल पे खरीदने का।
फिर तीसरा स्टॉक रहेगा इप्का लेबोरेटरीज, जो कि एक पसंदीदा फार्मा स्टॉक है, जहां पे स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट होकर रखा है, और बाकी लाइका लैब्स में ये कंपनी खरीदारी कंटिन्यूसली कर रही है, और बाकी ऐसे फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 2067 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 2100 का टारगेट, 2040 का स्टॉप लॉस। फोर्थ स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसमें भी खबरें हैं आज कि क्रिसिल ने उनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक, जो कि कल भी पॉजिटिव बंद हुआ है बाजार की गिरावट के बाद, मुझे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 1210 पे बंद हुआ, 1235 का टारगेट, 1195 का स्टॉप लॉस। और फाइनली अनिल जी, एक कंट्रारियन कॉल है हिंडाल्को पे। मुझे लगता है आज हिंडाल्को पे खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक हालांकि मेटल्स में बहुत ज्यादा कोई अच्छी तेजी नजर नहीं आ रही है, या तेजी थोड़ी होती है वो फिजल आउट हो जाती है, बैरिंग स्टॉक्स लाइक वेदांता, जहां पे खबरों के कारण वो अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे लगता है हिंडाल्को में आज जो 451-52 के लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, 445 का स्टॉप लॉस, 460 का टारगेट। ओके, तो ये 4 और पिक्स हैं जिनमें, लेकिन एक जरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और इप्का, इन दोनों के स्टॉप लॉस में एक बार फिर से आपसे लेना चाहता हूं। दिसंबर के फ्यूचर 1495 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड खरीदना है, 1525 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए सिटी साहब? 1480 का स्टॉप लॉस अनिल जी, 1480 का स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, और इप्का लेबोरेटरीज का स्टॉप लॉस 2040 का। नहीं, 2015 तो बंद हुआ है। नहीं, मैं दिसंबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। 2067 बंद हुआ है। 2015 की पता नहीं, ओके, चेक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ 2015 दिखा रहा है इसलिए। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार लेवल्स फिर से चेक कर लेते हैं। लेकिन खरीदारी करने की राय इप्का में भी है 2100 के टारगेट के साथ। दिसंबर फ्यूचर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1235 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए, हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 बार गुड मॉर्निंग वाले सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। सुमित जी, एक मेरा गुड मॉर्निंग, 2 आप और जोड़ दीजिए, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे आज का है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर एक करेक्शन के बाद अब मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, और एनटीपीसी यहां से एक बढ़िया मूव अब दिखाना चाहिए। 134-135 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करें, 130 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 140 रुपए से लेके 142 रुपए तक के। तो एनटीपीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आपकी गुड मॉर्निंग पर ही एक और सवाल है मेरा, वो मैं किसी सही दिन पूछूंगा आपको बाद में, अभी नहीं, मैंने अभी दबा के रखा हुआ है, मौके पर पूछूंगा। आइए, तब तक पालिया साहब का करते हैं स्वागत। पालिया साहब, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सभी को गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो आज स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो एस्कॉर्ट्स रहेगा। एस्कॉर्ट का सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में एक तेजी देखने के बाद पिछले 3 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और हमें लगता है कि आज एक्सपायरी भी है, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, और आगे आने वाले दिनों में भी हम इसमें पोजिशनल बेसिस पे यहाँ से बुलिश व्यू रखते हैं। तो एस्कॉर्ट दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 1808-9 के आसपास बंद हुए, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 1785 के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है एस्कॉर्ट्स में जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1840 से 1850 तक के। तो एस्कॉर्ट फ्यूचर पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। दिसंबर का फ्यूचर्स खरीद कर जाएं। वैसे आज वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है, बट दिसंबर फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है पालविया साहब की तरफ से 1840-1850 के टारगेट्स के लिए। आइए, ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर भी एक्शन में रहने वाले हैं, इन्हीं पर करते हैं चर्चा। कोल इंडिया वैसे तो दबाव में ही रहा है किरण जी, बट एनालिस्ट मीट में इनके चेयरमैन ने कहा है कि अब दाम बढ़ाना जरूरी है। एंटिसिपेशन में काफी भागा था, बट अब फाइनली सीएमडी भी कह रहे हैं कि दाम बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही करीब 40-50 हज़ार करोड़ के केपेक्स की भी इन्होंने घोषणा करी है। चार्ट्स क्या कह रही है कोल इंडिया के? कल और परसों आई थिंक दोनों दिन थोड़ा एक्शन में दिखा ये स्टॉक। बिल्कुल, कल और परसों एक अच्छे अपमूव 150 के लेवल से एक देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू हो जाना चाहिए। आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगभग 155 का रखना चाहिए, 159 पे क्लोजिंग है, और ये 3 से 4 दिन का ट्रेड रहेगा, या थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए स्टॉक को। ये 170 के आसपास जाना चाहिए ये स्टॉक। कोल इंडिया पर रखनी है नजर, एक्शन में आपको ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी रखिए नज़र, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो दबाव आ रहा है उसकी वजह से बाजार में भी थोड़ा आपने दबाव बनते हुए देखा है। इस पूरे हफ्ते सेठी साहब दबाव में रहा। पहले जो सऊदी अरामको के साथ डील थी उसको कॉल ऑफ कर दिया,
फिर वोडाफोन और भारती ने प्राइजेस बढ़ाए पर उसका इम्पैक्ट रिलायंस पर नहीं आया, इवन दो जियो का रिलेशन है। अब गैसिफिकेशन एसेट्स को सेपरेट करने की तैयारी में है कंपनी। कैसे समझे सर रिलायंस के एक्शन को और ये जो खबरों का सिलसिला रहा है इस हफ्ते? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आई है, जो खास करके इन खबरों के चलते जो सऊदी अरमको के साथ जो डील को इन्होंने कॉल ऑफ किया उसकी वजह से। बट मुझे लगता है ये जो लेवल्स है 2350 के आसपास जो ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि देर सवेर कुछ तो करके ये ऑयल एंड गैस डिवीजन को अलग करके डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो आम बुलिश ऑन द स्टॉक। और वैसे भी अगर किसी का लंबे अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है ये जो तीनों बिजनेसेस है ये इवेंचुअली डीमर्ज होंगे, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस ऑयल एंड गैस। और मुझे लगता है डीमर्जर की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद वैल्यूएशंस की काफी करंट लेवल से काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक जाएगा। तो ऑल इन ऑल मीडियम से लंबी अवधि पे तो बुलिश हूं, और मुझे लगता है ये जो हाल ही में जो करेक्शन हुआ उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी एक खरीदारी करने का मौका है। ओके, शॉर्ट टर्म में खरीदारी का मौका मिल सकता है। रिलायंस पर रखें आप नजर। वैसे कल डेज लो पर यह काउंटर बंद हुआ था और अच्छी शुरुआत के बाद पूरा दिन फिसलते हुए आपको ये काउंटर दिखा है। यूपीएल, बंसल जी जरा इसके चार्ट पर राय दे। प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है, करीब 1,40,000 शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे हैं। यूपीएल की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए दीपांशु, यूपीएल के चार्ट्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि इस खबर के चलते यहाँ बाइंग की जाए। यहाँ पर सिर्फ लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। नीचे में 700, 701, 700, 701 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसका ये जल्दी में टूटेगा नहीं है। और ऊपर में 750, 755 एक हर्डल है, तो 755 के लेवल टूटेंगे तब मोमेंटम के नजरिए से स्टॉक हरकत में आएगा। तो एज ऑफ नाउ लेवल्स पे नजर रखें। 750, 755 रेजिस्टेंस, 700, 701 सपोर्ट है। ओके, ये है आपके लिए यूपीएल जहां पर रखनी है नजर। ग्रासिम, कुणाल जी इस पर राय दें, क्योंकि 2 महीनों में एलआईसी ने 2% हिस्सेदारी घटाई है। 11.8 से घटकर इनकी हिस्सेदारी अब 9.8 है। कल भी हम देख रहे थे एक ब्रेकडाउन भी आया था और डेज लो पर बंद हुआ ग्रासिम। देखिए, इसी बिकवाली के चलते हम देख रहे हैं दीपांशु की कुछ प्रेशर भी प्राइस पर देखने को मिल रहा है। मुझे एक सपोर्ट जो है नजर आता है, शायद हमने कल भी बात की थी कि 1700 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। तो मेरी राय यह है कि 2-3% की गिरावट और यहां मुमकिन है, लेकिन 1700 के आसपास ग्रासिम को बड़ा सपोर्ट है। ओवरऑल चार्ट का जो स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही बुलिश है। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, और एक अच्छा मौका होगा अगर ये 1700 तक फिसल जाता है, वहां पर मेरी राय में इस पर बाय करना चाहिए। तो ये है आपके लिए ग्रासिम जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर रह सकता है। सेठी साहब, टायर स्टॉक्स पर अपनी राय दें सर। आज खबर आई है कि टायर इंडस्ट्री की जो बॉडी है, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन्होंने सरकार से अपील करी है कि नेचुरल रबर के इंपोर्ट पर सभी तरह की ड्यूटीज हटा दी जाएं, क्योंकि काफी बड़ा शॉर्टफॉल हो रहा है इस समय रबर के प्रोडक्शन का, और इसकी वजह से टायर आउटपुट भी पिछले 2 महीनों में काफी कम रहा है। कैसे समझे सर? और अगर आउटपुट कम है टायर्स का, तो क्या आगे दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, जो भी सिफारिश करी है टायर मैन्युफैक्चरर्स ने, अगर वो एक्सेप्ट होती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा। बाकी टायर स्टॉक्स को भी एक तो क्रूड में जो थोड़ी बहुत गिरावट आई है उसका एक थोड़ा फायदा होना चाहिए। बाकी ऑटो सेक्टर भी अब आने वाले क्वार्टर में मुझे लगता है जिस तरीके से ये सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के आसार है। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, तो उस पर डिपेंडेंट जो टायर सेक्टर है वो भी अच्छा करना चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है बालकृष्ण टायर तो हमेशा से अच्छा रहा है स्टॉक। बाकी इवन अपोलो टायर, C8 ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट आती है तो इन सब स्टॉक्स पे खरीदारी करने की सलाह। तो ये है आपके लिए टायर स्टॉक्स पर सेठी साहब की राय। एक बार जरा सीमेंस पर आप राय दें पालविया साहब। नतीजे काफी कमजोर रहे थे, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी नतीजों की, बट उसके सामने कमजोर नतीजे रहे। हायर कॉस्ट्स का भी इंपैक्ट रहा है। कैसे देखें सीमेंस को? देखिए दीपांशु जी, कुछ दिनों से जरूर स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी अगर इसका हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई डिप मिलती है 2220, 2240 की तरफ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 2200 इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है तो स्टॉक में वहां से पुल बैक जरूर बनते हुए दिखेगा। तो सीमेंट्स में डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। ऑन द हायर साइड की अगर हम बात करें तो 2350 इसके लिए हर्डल बना हुआ है, तो वो
एक टारगेट होगा अगर लोअर साइड पे बाय करते तो 2350 के ऊपर जिसे स्टॉक निकलेगा तो वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और स्टॉक में फिर और ऊपर के टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो अभी डिप्स में बाय करें, 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ओके, डिप्स में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए। सीमेंस में 2200 का रखें स्टॉक, उसके नीचे होगा तो ही खराब होगा स्टॉक। आइए एक और स्टॉक है जो सुर्खियों में, और वो है वोडाफोन आइडिया। टेरिफाई करने के बाद खबरें ये आ रही है और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि इनके कामकाजी मुनाफे में तगड़ी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। साथ ही ढेर सारे और भी एक्शंस बताए जा रहे हैं। आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर भी निकला है और आज ही 2 दिनों के बाद बंसल जी भी आए। बंसल जी, आपका वोडाफोन आइडिया का तो पुराना नाता है ही, बताएं सर चार्ट्स। देखिए अनिल जी, चार्ट्स के ऊपर एक बड़े वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, बड़े वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है और नॉर्मल राउंडिंग बॉटम नहीं है। आई एम मैरिड टू दिस काइंड ऑफ अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन और सक्सेस रेट काफी बड़ा है। मैं खुद भी इस पे अपडेट देना चाह रहा था, बट अनिल जी मैंने इसलिए शेयर नहीं करा कि अगर स्टॉक गिरता है ना तो पूरी कायनात इस तरीके से पीछे आती है। सब लोगों ने 5 लाख से शेयर कम किसी ने लिए नहीं होते, सब पीछे पड़ जाते हैं और रिवर्सल बना हुआ है नीचे में। एक बड़े लेवल्स की बात करें तो 9 रुपीज 70 पैसा, 9 रुपीज 60 पैसा एक सपोर्ट है, स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट बैठता है 13 रुपए 70 पैसे का पहला टारगेट है और अगर 13 रुपीज 70 पैसा के लेवल्स टूटेंगे तो 15 रुपए 18 रुपए के लेवल्स वोडाफोन में देखने को मिलेंगे। पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर बंसल जी अगर आप जंगल में गए हैं कुणाल जी के साथ में और आप दोनों के पीछे शेर पड़ जाए तो आपको कितना जोर से भागना है बताइए? कितना तेजी से भाग सकते हैं आप बताइए? बस जी कुणाल जी से तेज भागना है, बस इतना ही ध्यान रखिए आप। तो कोई कितने ही पीछे पड़े, आपको पता है किससे ज्यादा तेज भागना है। कुणाल जी से तेज भागते रहे, सारा ट्रैफिक उधर डाइवर्ट कर दे, चाहे वो आपके ट्रोलर्स हो चाहे फिर जंगल के शेर हो वो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय बंसल जी की तरफ से आती है। इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। कल 4% मजबूत था और आज बैन से बाहर भी निकला है। एक और स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर। आई डोंट नो आपके रेडार पे हैं सेठी साहब, अगर हैं तो बताएं। आज से इसकी NSE पर लिस्टिंग होने जा रही है, ट्रैक करते हैं आप? सॉरी अनिल जी, बहुत क्लोजली तो ट्रैक नहीं करता हूं, बट ये सुना हुआ मैंने, कुछ कई बार रिकमेंड होता है चैनल पे, शायद संदीप ने भी किया हुआ होगा इसको रिकमेंड। अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बट क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, इसलिए अपना व्यू नहीं दे सकता अनिल जी। बट नजर रखेंगे बजाज हेल्थ केयर पर, क्योंकि आज से ये NSE पर भी लिस्ट होगा। अभी तक BSE लिस्टेड स्टॉक था। आई थिंक उसके एंटिसिपेशन में कल थोड़ी रैली भी आई है, करीब 14% ऊपर भी था। हम देखते हैं पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है जब ये दोनों एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होता है। एक्सचेंज की बात निकली है तो एक बार BSE पर भी बात करना जरूरी है। किरण जी जरा एक बार चार्ट चेक करें। मदुराई डिस्ट्रिक्ट गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के साथ इन्होंने करार किया है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के लिए ये करार किया गया है। BSE पर राय किरण जी। दीप, ये एक स्टॉक है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स लागू नहीं हो रहा है और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि और ऊपर के स्तर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे आए तो और ऐड करने की सलाह रहेगी। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा 1400 के नीचे पोजिशनल के हिसाब से, और टारगेट्स काफी बड़े देखने को मिलेंगे। तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अनिल जी ने भी कई बार रेकमेंड किया है और मेरा चार्ट पैटर्न भी बहुत शानदार है। चार्ट पैटर्न भी बढ़िया है। फंडामेंटली तो ऑफ कोर्स अनिल जी ने कहा है हर लेवल पर ये बाय बनता भी है, बड़ा भरोसा है और स्टॉक भी दमदार तेजी में रहा है पिछले 1.5-2 साल में।